देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के सामने मौजूद दोस्तों, चलिए सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे जहां पर एक और तमिलनाडु के अंदर थालापति विजय ने अपना बहुमत साबित कर दिया, तो दूसरी तरफ अब केरल के अंदर आज तय हो जाएगा भविष्य की कौन बनेगा मुख्यमंत्री। दोस्तों बताएंगे कौन से नेता का नाम सबसे आगे चल रहा है, और हाई प्रोफाइल बैठक में रात भर चलती रही ताबड़तोड़ बैठकें। दोस्तों बताएंगे कौन से नेता का नाम सबसे आगे चल रहा है और कौन बनेगा मुख्यमंत्री केरला का। और तमिलनाडु के अंदर एनडीए गठबंधन की बची कुची ताकत भी पूरी तरीके से हो गई है खत्म। दोस्तों बताएंगे 25 के आसपास विधायकों के बगावत के बाद से तमिलनाडु में बची ही नहीं है एनडीए गठबंधन। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है, पूरी अपडेट एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की। तो लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि केरला के अंदर कांग्रेस पार्टी को आम जनता के बीच पकड़ रखने वाले नेता को आगे करके मुख्यमंत्री बनाना चाहिए और आज से केरल की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर इतने दिनों से कांग्रेस पार्टी इस बात का इंतजार कर रही थी कि थालापति विजय अपना बहुमत साबित कर दे। दोस्तों ऐसे में बीते दिन 13 तारीख को थालापति विजय ने तमिलनाडु के अंदर विधानसभा का कार्यक्रम बुलाते हुए अपना बहुमत साबित कर दिया। दोस्तों और 118 और 120 का आंकड़ा जहां पर एक और चर्चा का विषय बना हुआ था, तो उन्होंने 144 के आंकड़े के साथ में अपना बहुमत साबित कर दिया। दोस्तों इसके बाद पूरा ध्यान केरल के ऊपर पहुंच चुका है। केरल के अंदर अगले मुख्यमंत्री की तैयारी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बीते दिन हाई प्रोफाइल बैठकें की। दोस्तों कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बीच में बंद कमरे में 40 मिनट बैठक हुई। दोस्तों इसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच में भी तकरीबन 1.5 घंटे बातचीत हुई और उसके बाद केरल को लेकर सब कुछ तय कर लिया गया है। दोस्तों केरल के तिरुवनंतपुरम के अंदर आज कांग्रेस पार्टी विधायक दल की बैठक दोपहर में होने जा रही है, जिसमें नए मुख्यमंत्री पर फैसला ले लिया जाएगा। दोस्तों बैठक में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की तरफ से सीएम के नाम का ऐलान किया जाएगा और विधायकों ने रेजोल्यूशन पास करके इस व्यक्ति को सपोर्ट करके अपना मुख्यमंत्री मानने के लिए बोला गया है। दोस्तों यानी पार्टी आला कमान तय कर रहा है कि कौन प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। ऐसे में दो नेताओं के बीच में सीधी सीधी लड़ाई देखने को मिल रही है। एक केसी वेणुगोपाल जिनको कांग्रेस पार्टी आला कमान का पूरी तरीके से समर्थन है दोस्तों, और जिनको विधायकों का भी पूरी तरीके से समर्थन है, जबकि वीडी सतीशन जिनको कांग्रेस पार्टी केरल इकाई के लोकल संगठन का पूरी तरीके से समर्थन है। दोस्तों ऐसे में दोनों नेताओं के बीच में आखिर किसकी जीत होगी ये देखने वाली बात है, लेकिन कांग्रेस पार्टी आला कमान पूरी तरीके से केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों और बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी आला कमान के साथ साथ विधायकों का पूरा समर्थन केसी वेणुगोपाल को मिला हुआ है, तो केसी वेणुगोपाल आराम से मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उससे बड़ी बात यह है दोस्तों कि वीडी सतीशन, क्योंकि उनको पार्टी के केरल इकाई के संगठन का जोरदार तरीके का समर्थन मिला हुआ है, तो उनको भी उप मुख्यमंत्री बनाने को लेकर चर्चा चल रही है। दोस्तों ऐसे में आईयूएमएल की ओर से भी एक उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, यानी केरल के अंदर पहली बार एक मुस्लिम उप मुख्यमंत्री देखने को मिलेगा। दोस्तों इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी हर तरीके के समीकरण को फिट करके केरल के अंदर आगे बढ़ना चाहती है। दोस्तों और तमिलनाडु के बाद पूरा फोकस केरल के ऊपर रखा जा रहा है। ऐसे में केरल में आज केसी वेणुगोपाल के मुख्यमंत्री पोस्ट पर नाम का ऐलान होना पूरी तरीके से तय दिखाई देता है। दोस्तों इसके इतर वीडी सतीशन के खिलाफ जो एक मामला जाता है दोस्तों, जिसमें वो पार्टी आला कमान को ही चुनौती देने लगते हैं और जगह जगह पर बैनर पोस्टर देखने को मिलता है, जिस कारण से कांग्रेस पार्टी आला कमान भी नाराज है। दोस्तों वीडी सतीशन अपनी शक्ति प्रदर्शन नहीं करते तो आराम से उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने शक्ति प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस पार्टी आला कमान को चुनौती देने की कोशिश की है दोस्तों, उसके बाद इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। ये बात एकदम लगभग तय दिखाई दे रही है। और वैसे भी कांग्रेस पार्टी के पास 63 का आंकड़ा है, तो बहुमत से केवल 7 ही कम है दोस्तों, और सारे सहयोगी मिलकर समर्थन कर रहे हैं, तो आराम से कांग्रेस पार्टी बहुमत के साथ सरकार चलाएगी और कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि केसी वेणुगोपाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव की जिम्मेदारी सचिन पायलट को मिलनी चाहिए, किसी और नेता को नहीं, और एक युवा नेतृत्व कांग्रेस पार्टी संगठन की जिम्मेदारी संभालेगा, तो इसका फायदा पूरी पार्टी को होगा। अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं कि सचिन पायलट ही वेणुगोपाल की जगह पर कांग्रेस पार्टी संगठन के महासचिव बनाए जाने चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के समर्थन के साथ ही थालापति विजय ने 144 विधायकों के साथ में अपना बहुमत साबित कर दिया। दोस्तों केरल से सटे राज्य तमिलनाडु के अंदर बहुमत साबित करने को लेकर सब चर्चा कर रहे थे कि आखिर क्या होगा, कितना सपोर्ट मिलेगा थालापति विजय को दोस्तों, लेकिन जो उम्मीद की जा रही थी उससे लगभग 25 वोट ज्यादा मिल गए, यानी 144-45 तक का आंकड़ा इनका पहुंच गया। थालापति विजय को टोटल 144 विधायकों का समर्थन मिला, जबकि उनके खुद के एक विधायक वोट नहीं डाल पाए और एक सीट पर थालापति विजय को इस्तीफा देना पड़ा, तो 2 सीट तो वैसे ही थालापति विजय के पास आने वाले दिनों में पहुंचने वाली है दोस्तों। तो आराम से 144 + 2 और 146 तक का आंकड़ा आराम से थालापति विजय जुटा चुके हैं, तो इसका सीधा मतलब यह है कि बहुमत के आंकड़े यानी 118 के आंकड़े से इतर 144 तक पहुंच जाना, बहुमत साबित कर देना थालापति विजय का, ये बताता है कि उनकी सरकार अगले 5 साल तक चलेगी, डंके की चोट पर चलेगी दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन इनको मिला हुआ है। बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु के अंदर जो सहयोगी पार्टी है दोस्तों AIADMK पार्टी, उसका पूरी तरीके से बुरा हाल हो चुका है, यानी AIADMK पार्टी के 47 में से 25
विधायकों ने बगावत कर दी दोस्तों, और बगावत करके थालापति विजय का समर्थन कर दिया, जिस कारण से दो ग्रुप बन चुके हैं। एक 25 विधायकों का ग्रुप है जो विजय के साथ में आ गया है, बाकी जो 22 विधायक बचते हैं वो ईपीएस के साथ में यानी पलानी स्वामी के साथ में है दोस्तों। और दोनों गुट अपने अपने तरीके से अपने आप को असली एआईएडीएमके बताने की कोशिश कर रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्पीकर के पास मामला लेकर गए हैं। तो अब देखना यह होगा कि कौन से गुट को सही माना जाएगा, कौन से गुट को गलत माना जाएगा दोस्तों, और क्या बागी हो चुके 25 विधायकों को सस्पेंड किया जाएगा या फिर बचे हुए 22 विधायकों को सस्पेंड किया जाएगा। लेकिन होगा जरूर, कार्रवाई जरूर होगी दोस्तों। एंटी डिफेक्शन का ये पूरा मामला बनता है, यानी दल बदल कानून का मामला बनता है। अब दोनों गुट में किसको सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी और किसको ओरिजिनल माना जाएगा, किसको नकली माना जाएगा, उस आधार पर तय होगा कि दूसरे ग्रुप के खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी। अगर आप भी मानते हैं कि ईपीएस भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने वाला ग्रुप है जो अब ज्यादा दिनों तक एआईएडीएमके पर कंट्रोल नहीं कर सकता और आने वाले दिनों के अंदर भी एआईएडीएमके जो थोड़ी बहुत बचेगी वो भी टूट जाएगी दोस्तों, और थालापति विजय के साथ में आया हुआ गुट ही असली एआईएडीएमके है, यानी 25 विधायकों का ग्रुप ही एआईएडीएमके है। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वाले एआईएडीएमके यानी 22 विधायकों वाले ईपीएस गुट को पूरी तरीके से सस्पेंड होने से कोई नहीं बचा सकता। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर असम के अंदर बीजेपी के नेता हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार बनने के बाद दोस्तों हिमंता बिस्वा शर्मा आम जनता से जुड़े काम करने की जगह कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा को प्रताड़ना करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले धमकी दे रहे थे कि पवन खेड़ा को पेड़ा बना दूंगा, और इस तरीके के विवादित बयान के बाद पवन खेड़ा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे दोस्तों, जहां से उनको राहत मिली। और इसके बाद पवन खेड़ा से पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच के लोग पहुंचे दोस्तों। 12 घंटे असम पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उनसे पूछताछ की और पुराने वीडियो को लेकर भी बातचीत की गई, पूछताछ की गई दोस्तों, और प्रताड़ित किया गया। पूछताछ ऐसा नहीं था कि लगातार चल रहा था, बल्कि मुश्किल से आधे घंटे पूछताछ किया गया होगा, लेकिन उसके लिए 12 घंटे बिठाकर रखा गया था दोस्तों। इस तरीके से प्रताड़ना दी जा रही है और ये सारा का सारा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री को खुश किया जाए दोस्तों। और कुछ अधिकारी हैं जो हिमंता बिस्वा शर्मा को खुश करने में लगे हुए हैं और कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा को परेशान कर रहे हैं दोस्तों। उनके साथ में उनका वकील भी था पवन खेड़ा का। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए खेड़ा ने कहा कि मैं तो पूरी तरीके से सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं, मैं भागने वाला थोड़ी हूं। और इसके बाद आराम से उन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया दोस्तों। उन्होंने कहा कि मैं फिर से आऊंगा, कल फिर से आऊंगा और फिर से सारे सवालों का जवाब दूंगा, एक एक सबूत दूंगा। हम लोग तो पूरी तरीके से लड़ाई लड़ने को तैयार है। तो इससे पता चलता है दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा हो या कोई दूसरा नेता हो, जब वो मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो फिर डटकर मुकाबला करते हैं, चाहे फिर बीजेपी पूरे तंत्र का इस्तेमाल करके, प्रशासन के तंत्र का इस्तेमाल करके दबाव बनाने के लिए चाहे जो कुछ करे, अंततः कांग्रेस पार्टी के लोग लड़ाई लड़ते हुए नजर आएंगे। और इसी तरीके से अब पवन खेड़ा भी लड़ते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, एक एक सवाल का जवाब देने के लिए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ में नीट पेपर लीक मामले को लेकर एक व्यक्ति का नाम सामने आता है दोस्तों, दिनेश बिंबाल का नाम आता है, जो बीजेपी का नेता बताया जा रहा है। दिनेश बिंबाल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ में दिखाई दे रहा है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने तस्वीरें शेयर करते हुए बताया कि दिनेश ने 30 लाख रुपए में नीट 2026 की परीक्षा के पेपर को खरीदा था और ये लोगों के बीच में बांटे गए थे। फिर इससे कई लोगों को लाखों रुपए में बेचा गया। सोशल मीडिया पर कई ग्रुप में फॉरवर्ड किया गया। पेपर लीक माफिया दिनेश बिंबाल बीजेपी के संरक्षण में भयंकर फर्जीवाड़ा करके देश के लाखों बच्चों के भविष्य को गर्त में धकेल दे रहा है। और ये पहला मामला नहीं है बीजेपी सरकार में। पेपर लीक माफिया ऐसी धांधली करके लाखों परिवारों की जिंदगी को तबाह कर चुके हैं। साफ है कि पेपर लीक माफिया की साझेदारी बीजेपी सरकार के साथ में है और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के साथ में दिखाई दे रहा है दोस्तों। बीजेपी का ये नेता है, जगह जगह इसने पोस्टर भी छपा रखे हैं। इस तरीके के दावे कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया। तस्वीर शेयर करते हुए दिनेश बिंबाल को लेकर और बड़े खुलासे किए जा रहे हैं दोस्तों। इसी के साथ में मामला यही नहीं रुकता है, बल्कि छत्तीसगढ़ के अंदर भी बीजेपी का सट्टा स्वयंसेवक बोलते हुए भूपेश बघेल ने 4 तस्वीरें शेयर की है दोस्तों। भूपेश बघेल कहते हैं कि बीजेपी की सट्टा भाजपा का सट्टा, तस्वीरों में दिख रहा आरएसएस का सट्टा स्वयंसेवक करण चौधरी है, जो प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बेहद खास है। और ये सट्टा स्वयंसेवक उनके साथ खाते खिलाते हुए छत्तीसगढ़ संवारते हुए नजर आ रहे हैं, यानी तंज कसा गया और इसकी पहुंच सीधे मुख्यमंत्री तक भी है। रायगढ़ में पकड़े जाने वाले सबसे बड़े ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा के सिंडिकेट का ये सरगना है। ब्लैक मनी को हवाला के जरिए सफेद व्हाइट करता है और मौके पर पुलिस को 1 करोड़ से अधिक की नकदी बरामद हुई है। नोट गिनने की मशीन भी लानी पड़ी और 4 मोबाइल और वित्तीय लेन देन के अहम साक्ष्य बरामद किए गए हैं। और सवाल ये है कि सट्टा, हवाला, ब्लैक मनी, इस खेल में ये जो खिलाड़ी पकड़ा गया है उसका कप्तान कौन है, उसका वित्त कौन संभाल रहा है। इस तरीके के ना जाने कितने सट्टा स्वयं सेवक शाखाओं में तैयार किए जा रहे हैं, यानी संघ और बीजेपी और पूरे तंत्र पर निशाना साधते हुए भूपेश बघेल ने स्वयं सेवक की जगह सट्टा स्वयं सेवक बोलकर संबोधित किया है दोस्तों। यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की जगह राष्ट्रीय स्वयं सेवक की जगह सट्टा स्वयंसेवक बोलकर संबोधित किया गया है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ पूरी
पूरी दुनिया में सारे लोगों का अपना अलग अलग काम होता है दोस्तों। हर व्यक्ति कोई ना कोई ऐसा काम कर रहा होता है जिससे वो जिंदगी में उन्नति करे। लेकिन दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का एक नेता है दोस्तों, निशिकांत दुबे, जिसका दिन रात केवल एक ही काम होता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के इतिहास के बारे में केवल बोलता रहे। नेहरू जी ने वो कर दिया, इंदिरा गांधी जी ने वो कर दिया था, और ऐसे ही राजीव गांधी जी ने ये किया था, मनमोहन सिंह ने ये किया था, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ऐसा करते हैं, और ये सारी बातें वो बोलते रहते हैं दोस्तों। यानी निशिकांत दुबे पूरी तरीके से कांग्रेस 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 का जाप जपते रहते हैं। ऐसा लगता है कि पूरे दिन में 1008 बार निशिकांत दुबे केवल कांग्रेस का जाप जपते रहते हैं दोस्तों। और अब निशिकांत दुबे ने ओम प्रकाश बिरला को एक चिट्ठी लिखी है दोस्तों, पत्र लिखा है, और राहुल गांधी पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द करने की मांग की गई है दोस्तों। निशिकांत दुबे अपने पत्र में लिखता है कि राहुल गांधी ने देश के पूरे नैतिक ताने बाने को तोड़ दिया है। राहुल गांधी कैसे भारत को अंदर से अस्थिर करने वाले ठग गैंग का एक हिस्सा बन गए हैं, कैसे संसद के अंदर और बाहर उनके सोचे समझे काम देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कोने कोने में इसको लेकर गंभीर चर्चा चल रही है। भारतीय जनता पार्टी सांसद ने 2 पन्ने का पत्र लिखकर राहुल गांधी के काम करने के तरीकों पर सवाल खड़ा किया दोस्तों। राहुल गांधी ने चालाकी से पूर्व आर्मी चीफ मोहन मुकुंद नरवणे का नाम घसीटा। इस तरीके के दावे करते हुए बीजेपी का नेता स्पीकर से बोल रहा है कि राहुल गांधी की सदस्यता ही रद्द कर देनी चाहिए। दोस्तों सबको पता है कि केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, और निशिकांत दुबे को लगता है कि इस तरीके की बातें करके वो मंत्री का पोस्ट हासिल कर लेगा, लेकिन उसे पता नहीं है कि उसके आगे कई और लोग लगे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी में निशिकांत दुबे खुद अपने लोगों के बीच में फंसा हुआ है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी का नाम लेकर अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहे निशिकांत दुबे को एक बार फिर से तगड़ा झटका लगेगा, और मोदी कैबिनेट में अभी तो जगह मिलेगी नहीं, और चाहे जितनी कोशिश कर ले निशिकांत दुबे, अब और ज्यादा ओवर टाइम करना पड़ेगा राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ और ज्यादा उल्टा सीधा बोलना पड़ेगा, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार में निशिकांत दुबे का नाम शामिल होता हुआ तो दिखाई दे नहीं रहा दोस्तों। क्योंकि निशिकांत दुबे कोई नेता नहीं है, केवल राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोल बोलकर मीडिया में नाम हासिल करने वाला व्यक्ति है। अगर आप भी मानते हैं कि निशिकांत दुबे पूरी तरीके से एक ऐसे नेता है जिसका राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के बिना कोई अस्तित्व ही नहीं है, और आने वाले चुनाव में निशिकांत दुबे को हारने से कोई नहीं बचा सकता, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ बीते दिन जब केरल को लेकर चर्चा चल रही थी दोस्तों, तब राहुल गांधी का एक काफिला देखने को मिला। यानी देश के अंदर पेट्रोल, डीजल और तमाम तरीके के ईंधन के साधन कम हो गए हैं, इस तरीके के दावे चलते हैं दोस्तों। अगले दिन नरेंद्र मोदी पर जब सवाल उठा कि वो इतने बड़े काफिले के साथ जा रहे हैं और आम जनता से कह रहे हैं कि हमको तेल का इस्तेमाल कम करना चाहिए, तो इसके बाद जब जमकर किरकिरी हुई तो मीडिया के हवाले से कुछ वीडियो दिखाकर दावा किया गया कि नरेंद्र मोदी अब 13-14 गाड़ियों के काफिले में नहीं चलते, बल्कि केवल 2 गाड़ियों के काफिले में चलते हैं। यानी पूरी तरीके से दोस्तों PR किया गया, यानी लोगों के बीच में सही बनने की कोशिश की गई, लोगों के बीच में अपनी छवि सुधारने का प्रयास किया गया। ऐसे में दोस्तों राहुल गांधी का सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आता है, जिस वीडियो में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गाड़ी में बैठकर कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से चर्चा करने के लिए, खासकर केरल को लेकर अंतिम चर्चा करने के लिए जा रहे होते हैं। बड़ी बात यह है दोस्तों कि राहुल गांधी गाड़ी में बैठे हुए हैं, और ये गाड़ी राहुल गांधी खुद चला रहे हैं, प्रियंका गांधी उनके साथ में है, और दूसरी कोई गाड़ी नहीं है। अकेले राहुल गांधी अपनी गाड़ी लेकर चले जाते हैं दोस्तों। यानी कोई सुरक्षा और कोई वो पूरा का पूरा जो एक तंत्र होता है दोस्तों, पूरा का पूरा एक जो ग्रुप होता है, काफिला होता है, वैसा कुछ भी नहीं है। तो इससे पता चल रहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लोग भी गाड़ियों को लेकर केवल एक आध गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन मीडिया वाले, खासकर गोदी मीडिया वाले, ये नहीं दिखाएंगे कि राहुल गांधी रात में अपनी बहन के साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने के लिए गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं, और खुद राहुल गांधी गाड़ी चलाकर जा रहे हैं, और जिस गाड़ी में जा रहे हैं अकेले उस गाड़ी में जा रहे हैं, कोई दूसरा गाड़ी उनके पीछे नहीं है। तो इसका सीधा मतलब यह है कि राहुल गांधी का काफिला भी काफी छोटा हो गया है दोस्तों। लेकिन नरेंद्र मोदी 2 गाड़ी लेकर जा रहे हैं, ये खबर देश के अंदर सबको फैला दी गई गोदी मीडिया के द्वारा। लेकिन राहुल गांधी की बात आई है तो कोई चर्चा नहीं चल रही, और गोदी मीडिया तारीफ नहीं कर रहा कि नेता विपक्ष देश के लिए सामने आए हैं और वो केवल एक गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसे पता चलता है दोस्तों कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए गोदी मीडिया वाले काम करते हैं, और कैसे विपक्ष की छवि उनको दिखाई देती ही नहीं है। साथ साथ तमिलनाडु के बाद एक और नया राजनीतिक बम फूटने वाला है दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर, और ये दावा किया है एनसीपी एसपी के नेता रोहित पवार ने। रोहित पवार कहते हैं कि प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे और एनसीपी के कम से कम 22 ऐसे विधायक है जो अगला चुनाव भारतीय जनता पार्टी से लड़ने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मुझे सब पता है कि ये सब लोग मिलकर एनसीपी एपी को कमजोर कर रहे हैं, यानी अजित पवार की पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। सुनेत्रा पवार के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद कई सारे नेता है जो एनसीपी को तोड़ने में लगे हुए हैं, और इसमें सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल का नाम है, और ये 22 विधायक कम से कम एनसीपी एपी के लेकर जाने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ने वाले हैं। उनके इस दावे को लेकर पूरी तरीके से एनसीपी एपी के लोग भड़क गए दोस्तों, और प्रवक्ता उनका कहने लगा कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार पार्टी का नेतृत्व कर रही हैं और पूरी तरीके से पार्टी एकजुट है। ऐसे में दोस्तों प्रफुल्ल पटेल पार्टी नहीं तोड़ेंगे, इसकी गारंटी कैसे एनसीपी एपी के लोग दे सकते हैं? आज की डेट में अजवार की पार्टी में कोई नेता या यूं कहिए कि ऐसा व्यक्ति जिसका संगठन के ऊपर कंट्रोल है, तो उसमें एक नाम जो सबसे आगे आ जाता है वो प्रफुल्ल पटेल का आता है। तो और कहना कि प्रफुल्ल पटेल ऐसा नहीं
कहीं करेंगे ये पूरी तरीके से गलत है दोस्तों, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल का अमित शाह के साथ में अच्छी खासी बातचीत है, दोनों गुजराती है, तो ऐसे में प्रफुल्ल पटेल पार्टी तोड़ेंगे, कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी भी सुनेत्रा पवार और अजित पवार के आसपास जो नेता थे दोस्तों, जो परिवार के लोग थे, जो लोग अभी भी एनसीपी एपी से जुड़े हुए हैं, उनको विश्वास नहीं हो रहा कि प्रफुल्ल पटेल ऐसा करेंगे। लेकिन रोहित पवार ने बोलकर सनसनी तो पहले ही मचा दिया है, और ये बात सच भी है। चाहे जितना छुपाने की कोशिश किया जाए, शुतुरमुर्ग बनने की कोशिश किया जाए, सर छुपाने की कोशिश की जाए, वास्तविकता सबके सामने है। साथ साथ एनएसयूआई के अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने ऐलान किया है कि वो एनएसयूआई यानी कांग्रेस पार्टी का छात्र संगठन नीट के छात्रों के साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन करेगा। उन्होंने कहा कि हम देशव्यापी आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और ये भविष्य बचाने की पूरी तैयारी है। एनटीए परीक्षा करवाने में फेल हुआ, इसलिए हम मांग करते हैं कि इसे पूरी तरीके से बैन किया जाए और किसी सरकारी संस्थान द्वारा परीक्षा करवाई जाए। वहीं पर इस पूरे मामले के लिए जेपीसी गठन का मांग किया गया है और पेपर लीक से जुड़े हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। विनोद जाखड़ की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसके छात्रों को आश्वासन दिया गया है कि एनएसयूआई कांग्रेस पार्टी छात्र इकाई उनके साथ में पूरी तरीके से खड़ी है और आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा और मंत्री के इस्तीफे की मांग भी की जाएगी। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की बात एकदम सही है, जब छात्र संगठन के लोग आगे बढ़ेंगे तो आम जनता का समर्थन भी मिलता हुआ नजर आएगा और एक बड़ा आंदोलन तब्दील होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये बात सबको पता है कि कम से कम 20-25 लाख छात्र हैं जो इससे सीधा प्रभावित हुए हैं दोस्तों, और छात्रों के मन में एक गुस्सा भी है। ऐसे में अगर संगठन मैदान में उतरेंगे तो छात्र एकजुट होकर उनका समर्थन करते हुए दिखाई देंगे। जब तक बीजेपी के मंत्री का इस्तीफा ना हो दोस्तों, तब तक ये आंदोलन शुरू रहना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल के दौरान 2024 के बाद 2026 ये दूसरा कुछ ही सालों के अंदर ये फेल है दोस्तों, यानी पेपर लीक का मामला है। ऐसे में ना तो मंत्री के पोस्ट से धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे रहे हैं और ना ही भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा ले रही है दोस्तों, तो ऐसे में जब युवा आंदोलन करेंगे तो इस्तीफा देना ही पड़ेगा और एनएसयूआई उसी रास्ते पर आगे निकल रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ इंडियन यूथ कांग्रेस भी उनके साथ आकर खड़ी हो रही है दोस्तों, एनएसयूआई के साथ आकर खड़ी हो रही है। उदय भानु चिब ने कहा कि हमारी मांग है कि शिक्षा मंत्री तत्काल इस्तीफा दे, सरकार बच्चों को मुआवजा दे और नीट पेपर लीक पर जेपीसी का गठन होना चाहिए। आज छात्रों का जीवन खराब हो रहा है, हम मिलकर इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। यानी इंडियन यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी की जो छात्रों की इकाई है दोस्तों एनएसयूआई है, दोनों मिलकर एक साथ आगे बढ़कर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ देश का सोनार समाज बीजेपी से जोरदार तरीके से नाराज है दोस्तों। पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी झाल बूढ़ी खाकर लोगों से वोट की अपील कर रहे थे दोस्तों, और अब सोनार समाज के लोगों ने यानी सोनार समाज के लोगों ने साफ तौर पर विरोध जताना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि सोनार समाज के लोग बर्बाद हो गए हैं, झाल मूढ़ी का व्यापार अब हमको शुरू करना पड़ेगा। सोनार झाल मूढ़ी वाला के नाम से विरोध किया गया है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर सवर्णकार समाज ने नरेंद्र मोदी का विरोध किया है, जिन्होंने देश की आम जनता से कहा कि उनको सोना नहीं खरीदना चाहिए। जब देश की आम जनता सोना नहीं खरीदेगी तो सोना बनाने वाले यानी जो कारीगर है दोस्तों, जो सोनार लोग हैं, उनका बिजनेस कैसे चलेगा। और सोनार समाज एक तरीके से पहले भारतीय जनता पार्टी का समर्थक माना जाता रहा है दोस्तों, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीति के कारण उसे सड़कों पर उतरकर विरोध करना पड़ रहा है। सराफा व्यापारी अलग अलग इलाकों के अंदर विरोध जता रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार को हमसे बातचीत करनी चाहिए, हमको राहत पहुंचाने के लिए योजना लेकर आनी चाहिए। और बात एकदम सही है दोस्तों, देश के किसी भी वर्ग को राहत पहुंचाने के लिए सरकार को हमेशा आगे आना चाहिए, क्योंकि लोग व्यापार करना चाहते हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री ही ये बोल रहा है कि सामान मत खरीदो, तो इससे तो सीधे तौर पर बिजनेस प्रभावित हो रहा है। और इसीलिए जरूरी है कि एक बहुत बड़ा तबका जो सोना के व्यापार से जुड़ा हुआ है दोस्तों, और कारीगर जो और बड़ी मात्रा में और बड़ी संख्या में इस व्यापार से जुड़े हुए हैं, उन सबके बारे में विचार विमर्श करना चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएं इस पूरे मामले पर दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ में। 2013 में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो कांग्रेस पार्टी मुक्त भारत बना देंगे, यानी कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे दोस्तों। 2024 में कांग्रेस पार्टी की स्थिति काफी खराब थी और केवल कांग्रेस पार्टी 3 राज्यों के अंदर सरकार चला रही थी दोस्तों। लेकिन फिर जब कांग्रेस पार्टी की वापसी होती है तो पार्टी अब केरल को लगाकर टोटल 6 राज्यों में सरकार में है दोस्तों, यानी कर्नाटका, तेलंगाना, केरला के अंदर कांग्रेस पार्टी अपने दम पर, हिमाचल के अंदर अपने दम पर सरकार चला रही है। बाकी सहयोगी के साथ 2 और सरकारों में कांग्रेस शामिल है दोस्तों, जिसमें झारखंड और दूसरा तमिलनाडु है। और अगला राज्य जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार पूरी तरीके से तय दिखाई दे रही है दोस्तों, वो राज्य है पंजाब। और इसके बाद कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड के अंदर भी एक बड़े जीत की ओर आगे बढ़ रही है दोस्तों, यानी छोटे राज्यों में उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी की वापसी पूरी तरीके से तय दिखाई दे रही है। और मणिपुर के अंदर भी कांग्रेस पार्टी की स्थिति मजबूत हो गई है। तो अगले 1 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी कम से कम 10 के आंकड़े तक पहुंच जाएगी दोस्तों। और 2028 के चुनाव में 3 ऐसे राज्य हैं जो कांग्रेस पार्टी के मजबूती वाले राज्य बताए जाते हैं दोस्तों। आप लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी इन राज्यों के अंदर अभी हाल फिलहाल में भी जीती थी, चाहे वो राजस्थान हो या फिर मध्य प्रदेश हो या फिर
फिर छत्तीसगढ़ हो, इन तीनों राज्यों के अंदर कांग्रेस पार्टी मुकाबले में है। तो कुल मिलाकर 2029 के चुनाव से पहले उम्मीद कर सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी कम से कम 14 राज्यों के अंदर अपनी सरकार के साथ मैदान में कूदेगी और भाजपा के साथ डायरेक्ट मुकाबला होगा। उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ सरकार बनाने की भूमिका में आ गई दोस्तों, तो पार्टी के लिए ये अब तक का सबसे बड़ा जीत होगा और उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा बड़ा फोकस होना चाहिए। तो अभी तो हाल फिलहाल के अंदर या यूं कहिए कि निकट भविष्य में कहीं भी दूर दूर तक कांग्रेस मुक्त भारत होता हुआ दिखाई तो नहीं दे रहा है दोस्तों, लेकिन ये तय है कि 2029 के अंदर भाजपा मुक्त देश जरूर हो जाएगा, क्योंकि एक और पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी को हराने के लिए ममता बनर्जी मैदान में कूदी हुई है और ममता बनर्जी जब संघर्ष करती है तो वो जबरदस्त तरीके से संघर्ष करती है दोस्तों, और स्थिति पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर भी पलटी हुई नजर आएगी। ऐसे में आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार आगे भी इस तरीके से पहुंचती रहे। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत